बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं राजगीर के जंगल। ये इतने घने और भयानक हैं कि दिन के समय भी पेड़ों से छनती हुई सूरज की रोशनी यहाँ नाम मात्र की ही होती है। जंगली जानवरों के डर से आम लोग यहाँ कम आते हैं। इस जगह से सिर्फ 15 मिनट के रास्ते पर उस नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं, जो इस दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जो अपने वक्त में वैदिक भारत में हायर एजुकेशन के लिए सबसे खास यूनिवर्सिटी थी। लेकिन आज की तारीख में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि असल नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी इन जंगलों के अंदर मौजूद है। घने जंगल में पेड़ों के बीच आज भी जादू की ताकत से छुपी हुई, जहां सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर्स या स्टूडेंट ही पहुंच सकते हैं। जब तक आपके पास अंदर आने का इनविटेशन नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते और ना ही आपको कुछ नजर आएगा। इस यूनिवर्सिटी में आजकल मार्शल आर्ट्स, अय्यारी, जादू और अध्यात्म के साथ साथ कई मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। जंगल के ठीक बीच में कई एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी का कैंपस, बीच में बड़ा सा मैदान और उसके चारों तरफ इमारतें जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए चाहिए एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ कुछ और गुण। यहाँ एडमिशन के लिए कोई जैक काम नहीं आती, सिर्फ आपका हुनर, आपकी काबिलियत और मुश्किलों के सामने डटे रहने का आपका हौसला ही काम आता है। कहते हैं कि अपनी पढ़ाई के लिए आप नालंदा को नहीं चुनते, बल्कि नालंदा आपको चुनती है। हाँ, देश विदेश के होनहार बच्चों को चुनकर इस यूनिवर्सिटी में लाया जाता है। जिन परिवारों के बच्चों का यहाँ एडमिशन हो जाता है, वो बहुत गर्व महसूस करते हैं और बाकी के लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी बस बीते कल की कोई बात है, क्योंकि जो यहाँ गए नहीं उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ क्या है। लेकिन यहाँ बच्चों की जिंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि किताबी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ स्टूडेंट्स को कमांडो ट्रेनिंग पास करनी होती है। शस्त्र विद्या के अलावा सातों चक्रों को जागृत करना होता है। अपने बचपन को अलविदा कहने के बाद और जवानी की दहलीज तक पहुंचने से पहले भी एक उम्र होती है। इस उम्र में आंखों में बहुत से सपने होते हैं, दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। कुछ लोग इस उम्र में बहुत सीरियस हो जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अलमस्त, अल्हड़, मौज में दिन काटते रहते हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास अलग अलग स्टूडेंट्स का मिक्स होती है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर की क्लास में, जहां आज मिस लोपामुद्रा पढ़ा रही हैं। यूनिवर्सिटी का नियम है कि सीनियर क्लासेस के ब्राइट स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, ताकि उनका खुद का रिवीजन हो जाए और जूनियर स्टूडेंट्स बिना हिचक के सवाल पूछ सकें। वैसे तो सभी सीनियर अच्छा पढ़ाते हैं, मगर मिस लोपामुद्रा की बात ही कुछ अलग है। 5 फुट 7 इंच लंबी मिस लोपामुद्रा किसी मॉडल से कम नहीं लगती। खूबसूरत चेहरा, कमाल की फिगर और कत्ल करने वाली आंखें, उन्हें देखकर हर जूनियर आहें भरता था। लेकिन यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन और नियमों से डरकर किसी की खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। 17 साल की मिस लोपामुद्रा जब भी क्लास लेने के लिए आती है, तो सभी की निगाहें उसके पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ तक कि जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी पर चिल्ला रही होती है, तब भी वो बेहद खूबसूरत लगती है। हर बार की तरह आज भी लोपामुद्रा पूरी तल्लीनता के साथ क्लास लेने में व्यस्त है। उसका पूरा फोकस स्टूडेंट्स को टॉपिक समझाने पर है। पढ़ाते पढ़ाते अचानक लोपामुद्रा की नजर एक स्टूडेंट पर पड़ी, जो अपनी डेस्क पर अपना सिर झुकाकर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। इसे देखते ही लोपामुद्रा चुप हो गई और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर छा गई। वो अपने पैर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगी। अब तक बाकी क्लास का ध्यान अपने क्लासमेट पर नहीं गया था, लेकिन लोपामुद्रा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर बाकी सबका ध्यान भी अब इसी तरफ था। इस लड़के के क्लासमेट्स को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि ये बुद्धू बैक बेंचर लड़का फिर से मिस लोपामुद्रा की क्लास में सो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात थी
कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इस बेवकूफ लड़के की हरकत को देखकर एक लड़का धीरे से अपने साथ बैठे लड़के के कान में बोला, मिस लोपामुद्रा जब भी क्लास लेने आती है तो मैं तो उनकी नशीली आंखों में ही खोया रह जाता हूँ। पता नहीं ये बेवकूफ फिर से कैसे सो गया। लोपामुद्रा दबे पांव चलती हुई इस लड़के के पास पहुंची। वो लड़के की डेस्क पर झुककर उसके चेहरे को देखने लगी, पर यह लड़का इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। लोपामुद्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे देखकर साफ था कि वो इस लड़के की अच्छी तरह क्लास लगाएगी, लेकिन तभी किसी ने एक नरम आवाज में उस लड़के को जगाने के लिए उसे आवाज दी, मयंक, ओ मयंक, उठ मयंक। यकीनन ये आवाज लोपामुद्रा की नहीं थी। मयंक, हाँ, यही नाम है इस बुद्धू बदतमीज का। तो यह आवाज मयंक के पीछे वाली डेस्क से आई थी। गहरी नींद में सो रहे मयंक को लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो थोड़ा सा हिला डुला और फिर उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से मलते हुए धीरे धीरे खोला। उसका सिर अभी भी उसके डेस्क पर ही था। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसकी नजर अपनी डेस्क पर झुककर खड़ी लोपामुद्रा पर पड़ी। नींद से उठने के बावजूद मयंक के मुंह से निकला, वाह क्या फिगर है, 36, 24, 36। अपनी समझ में मयंक ने ये बात बहुत धीरे से बड़बड़ा कर कही थी, लेकिन क्लास पूरी तरह से शांत थी, इसलिए उसकी ये टिप्पणी पूरे क्लास को साफ साफ सुनाई दे गई। एक पल के लिए सब हक्के बक्के हो गए और उसके बाद पूरी क्लास को गुस्सा आ गया। एक लड़का तो उठकर ये तक बोला, मुझे भरोसा नहीं होता मयंक कि तुम मिस लोपामुद्रा के लिए ऐसी छिछोरी और गंदी बात कर सकते हो। कितने बेशर्म और कमीने हो तुम। ये बात सुनते ही मयंक ने अपनी आंखों को अच्छी तरह से मला और बैठकर अपने चारों तरफ देखा। पूरी की पूरी क्लास की नजरें उस पर टिकी हुई थीं और हर नजर में गुस्सा था। एक पल के लिए मयंक को ऐसा लगा कि अगर इस क्लास को मौका मिला तो अभी सब मिलकर उसे पीट डालेंगे। उसने घबराकर अपनी निगाहें मिस लोपामुद्रा से हटा ली और सामने की तरफ देखने लगा। जो शानदार नजारा कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने था, उसे फिर से देखने के लिए उसने अपनी नजरें घुमाई और फौरन उसे क्लास के स्टूडेंट्स के चेहरों पर जो गुस्सा था वो याद आया और उसने नजरें ऊपर उठाकर उस शानदार नजारे वाली के चेहरे को देखा। उसे मिस लोपामुद्रा का खूबसूरत लेकिन गुस्से से भरा हुआ चेहरा नजर आया। मयंक अंदर तक हिल गया। वो सोचने लगा कि अनजाने में वो ये क्या कर बैठा। उसे तो नींद में ये लगा था कि इरावती उसे पुकार रही थी। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसे 16 साल की एक मासूम सी दिखने वाली लड़की नजर आई, जिसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। मयंक ने उस लड़की पर एक कहर भरी नजर डाली और बुदबुदाकर उसे कुछ गुस्से में कहा। अब वो समझ गया था कि उसके साथ नींद में धोखा हो गया था। वो समझा था कि उसे इरावती पुकार रही है और उसके बगल में खड़ी है, जबकि वो मिस लोपामुद्रा थी। उसने मन ही मन सोचा कि कप साइज में फर्क देखकर ही उसे समझ जाना चाहिए था। अपनी सोच से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ऊपर ऊपर से उसने मिस लोपामुद्रा का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें समझाने के लिए कहा, आई एम सॉरी मिस लो। आगे के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए, क्योंकि मिस लोपामुद्रा ने उसे कोई मौका न देते हुए उससे सवाल पूछ डाला, जल्दी बताओ, नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किसने की थी और कब? मिस लोपामुद्रा के चेहरे से साफ था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में तो थी ही, साथ ही साथ ये जो एम्बैरसिंग सिचुएशन मयंक ने क्रिएट कर दी थी, वो उससे बचना भी चाह रही थी। मयंक अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने जवाब देना शुरू किया, वेल, नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्त डायनेस्टी के रूलर कुमारगुप्त ने 414 से 455 एडी में एस्टैब्लिश की थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये जमीन और इस पर बनी इमारत बौद्ध संघ को दान में दी थी। ये इंडिया में हायर एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था और आज भी है। बिहार के नालंदा जिले में आज भी एक्सटेंडेड कैंपस के रुइंस हैं, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, और असल यूनिवर्सिटी यहाँ राजगीर के जंगलों में है, जहां आप और हम सब इस वक्त मौजूद हैं। मिस लोपामुद्रा के चेहरे पर झल्लाहट साफ नजर आ रही थी, क्योंकि मयंक ने जो जवाब दिया था
वो बिल्कुल सही था। यही जवाब किताबों में भी लिखा था और यही उसे और बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता था। जवाब न देने पर वो मयंक को सजा दे सकती थी, जो इस वक्त नहीं हो सकता था। इसलिए उसने तमतमाते हुए फौरन अगला सवाल पूछा, भारत के किन्हीं 5 मार्शल आर्ट्स के नाम बताओ। मयंक एक पल को सोचने लगा। मिस लोपामुद्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ था कि मयंक को सोचता हुआ देखकर वो खुश थी। उसे उम्मीद थी कि अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो अपना गुस्सा उतारने के लिए इस लड़के की बदतमीजी के बदले इस लड़के को सजा दे ही डालेगी। मिस लोपामुद्रा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मयंक ने जवाब देना शुरू किया। सबसे पहला है कलरीपायट्टू, जो 4th सेंचुरी में केरल में स्टार्ट हुआ और भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है। अगला है सिलंबम, जो तमिलनाडु का एक मॉडर्न और साइंटिफिक मार्शल आर्ट है और लाठी चलाने जैसा होता है। अगला मार्शल आर्ट मणिपुर के मेइते लोगों ने बनाया था। इसका नाम है थांगटा और सरित सरक। थांग मतलब तलवार और टा मतलब भाला। अगला नाम है थोड़ा। ये मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और इसमें लकड़ी के धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट इन लाइन है पंजाब का गतका। इस आर्ट में कृपाण, तलवार और कतार आदि की तरह के हथियारों का यूज किया जाता है। पूरी क्लास ध्यान से मयंक के जवाब सुन रही थी। मिस लोपामुद्रा को इस बुद्धू लड़के से जवाबों की उम्मीद नहीं थी और वो इम्प्रेस्ड थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन न लाते हुए अगला सवाल पूछा, फीनिक्स बर्ड के बारे में क्या जानते हो? जादू के इतिहास में फीनिक्स को एक बहुत ही प्यारा पक्षी माना जाता है। फीनिक्स बर्ड्स ओरिजिनली अरेबिया से बिलोंग करते थे और अप्रोक्सीमेटली 500 साल तक जी सकते थे। बूढ़े होने पर मरने के लिए ये खुद ही सूखे पत्ते और छोटी टहनियां इकट्ठी कर लेते थे और अपने पंखों की हवा से उसमें आग लगाकर खुद ही अपना अंतिम संस्कार कर लिया करते थे। इस तरह ये पक्षी आग में जलकर मर जाया करते थे। मिस लोपामुद्रा के साथ पूरी क्लास हैरान थी। क्लास में सोते रहने वाला ये नालायक सारे जवाब कैसे जानता था? मयंक के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। क्या मिस लोपामुद्रा और मयंक की ये बहस यहीं खत्म हो जाएगी या इसका रिजल्ट होगा कुछ ऐसा जो कोई सोच भी ना सकता हो? ये जानने के लिए मयंक से नाराज मिस लोपामुद्रा उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और मयंक ने तीनों ही सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए थे। उसने अपना आखिरी जवाब खत्म किया ही था कि मिस लोपामुद्रा ने उसे टोकते हुए कहा, लगता है तीसरे सवाल के जवाब में तुम थोड़ा अटक गए। तुम ये बताना तो भूल ही गए कि फीनिक्स अपनी राख से 9 दिन बाद फिर से पैदा हो जाया करते थे। क्लास में अगर ध्यान दोगे तो चीजें दिमाग में बैठेंगी। मयंक ने अपनी नजरें मिस लोपामुद्रा के चेहरे पर जमाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं कुछ भी याद नहीं रख पाता, लेकिन इतना जरूर याद रख सकता हूँ कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस फ्रेज यहीं से निकला है। शायद आप ये बताना भूल गई। मिस लोपामुद्रा के गुस्से को फिर से मयंक ने हवा दे दी थी। वो बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, जादूगर और योद्धा होना कोई खुद नहीं चुनता, बल्कि आप किस फैमिली और किस लाइनेज से हैं उससे ये डिसाइड होता है। जैसे कुछ लोगों को विरासत में जादू मिलता है, कुछ लोगों को मार्शल आर्ट्स की अच्छी जानकारी अपने परिवार से मिलती है, तो कुछ लोगों को फाइन आर्ट्स की जानकारी अच्छी खासी होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी जानकारी होगी। हालांकि वो अभी भी गुस्से में थी, पर मयंक ने सिंपल तरीके से कहा, मुझे ये सब बातें मालूम होना जरूरी है। राजाओं के वंशज यानी कि रूलर्स की डायनेस्टी से आने वाले हर बच्चे को ये बातें घुट्टी में मिलाकर बचपन में ही पिला दी जाती हैं। मयंक की बात सुनते ही क्लास के एक लड़के के गले में वो पानी फंस गया जिसे वो पी रहा था और उसे खांसी का दौरा शुरू हो गया। क्लास के सभी स्टूडेंट्स की आंखें मयंक के चेहरे पर टिकी हुई थी और सबके चेहरे पर हैरानी थी। सबको लग रहा था कि ये लड़का पागल है जो कुछ भी बकवास किए जा रहा है। क्लास के हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि ये मयंक आखिर कितना बेशर्म हो सकता था। सभी जानते थे कि मयंक एक नमूना था और उसकी ऊल जलूल हरकतें किसी से भी छुपी हुई नहीं थी। इस लड़के ने न केवल सबके सामने मिस लोपामुद्रा की इंसल्ट की थी, बल्कि अब ये किसी राजघराने से होने का झूठा दावा भी कर रहा था। क्लास के लड़कों को लग रहा था
कि वो मिस लोपामुद्रा को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा था। क्लास के इंटेलिजेंट लड़के सोच रहे थे कि आखिर ये किस खेत की मूली था। जब से यूनिवर्सिटी में आया था तब से ही ये किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और तो और मेडिटेशन के जरिए जो 7 चक्र जागृत करना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी था, ये मयंक वहां पर भी फिसड्डी था। न जाने कब से ये पहले ही चक्र पर अटका हुआ था और उसे भी जागृत नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट ईयर के लगभग सभी स्टूडेंट्स पहले चक्र यानी कि मूलाधार को जागृत कर चुके थे और कई स्टूडेंट तो दूसरे, तीसरे या चौथे चक्र तक भी पहुंच चुके थे। मिस लोपामुद्रा खुद भी 6 चक्र जागृत कर चुकी थी। अगर मयंक को देखा जाए तो इतना पतला दुबला कमजोर सा था कि उसे देखकर साफ कहा जा सकता था कि मार्शल आर्ट्स में भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था और ना ही एथलेटिक्स में। फिर ये लूजर अपने किसी राजघराने से होने का दावा कैसे कर सकता था। सभी सोच रहे थे कि ये झूठा और बेशर्म लड़का और क्या क्या कमाल दिखाने वाला था। राजघराने वाली बात सुनकर मिस लोपामुद्रा ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसका सीना एक बार फूला और उसमें हलचल हुई। मयंक ने अपनी आंखों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये एक शानदार नजारा था और वो अपनी नजरों को रोक नहीं सका। लोपामुद्रा ने उसकी इस हरकत को पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरते हुए वो बोली, अगर तुम राजघराने से हो तो तुम्हें बहुत सी चीजें बचपन में ही सिखाई जानी चाहिए थी, जिसमें मार्शल आर्ट्स और अपने चक्रों को जागृत करना शामिल होता है। अगर तुम वाकई किसी राजघराने से हो तो अपने पहले चक्र को जागृत करो और अपनी बात को सच साबित करो। मयंक ने बेबाकी से जवाब दिया, मेरी अंतरात्मा की शक्तियां अभी सोई हुई हैं। यही कारण था कि मैं क्लास में भी सो गया था और इस वक्त मैं उन शक्तियों को जगा नहीं सकता, वरना मैं ये फौरन करके दिखा देता। मिस लोपामुद्रा को समझ नहीं आ रहा था कि स्टूडेंट को वो क्या कहे। उसकी आंखें गुस्से में जल रही थीं और उसका बस चलता तो वो अपनी आंखों से आग निकालकर उस लड़के को अभी यहीं जला देती। उसने गुस्से में मयंक से कहा, मयंक, तुम 2 साल पहले एक 15 साल के लड़के के तौर पर इस यूनिवर्सिटी में आए थे। तब तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम जरूर कुछ करके दिखाओगे, क्योंकि तुम में नॉर्मल मॉडर्न सब्जेक्ट्स के अलावा आध्यात्म और मेडिटेशन को समझने की बहुत अच्छी कैपेसिटी थी, जिससे मैं ही नहीं बहुत से सीनियर टीचर भी इंप्रेस हुए थे। लेकिन बहुत से मेंटर्स के समझाने और गाइड करने के बावजूद तुम पिछले 2 सालों में अपनी चेतना और अपनी मन की शक्ति को बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कर सके। ना ही तुम अपना कोई चक्र जागृत कर पाए हो। अभी तक पहले ही चक्र पर अटके पड़े हो। ये जो दिन भर तुम यहाँ से वहां आवारागर्दी करते हुए कैंपस में घूमते रहते हो और क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, उसके बाद तुमने क्या पाया है? नतीजा तो वही नील बटे सन्नाटा है। और अपनी हिमाकत तो देखो, आज तुम पूरी क्लास के सामने अपने किसी राजघराने से होने का झूठा दावा कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है ये सब करने की? और ऊपर से कैसे अजीब अजीब बहाने बनाकर क्लास में सोने को जस्टिफाई भी कर रहे हो। सब जानते हैं कि इन 2 सालों में तुमने यूनिवर्सिटी के हर एग्जाम में सबसे बुरा परफॉर्म किया है और तुम फेल हुए हो। यूनिवर्सिटी का रैंकिंग सिस्टम अगर पूरी तरह से लीनिएंट हो जाए तब भी तुम आखिरी से ऊपर वाले स्टेप पर नहीं आ सकते। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती क्या? गुस्से में भरी हुई लोपामुद्रा इतना कुछ लगातार बोले जा रही थी कि पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। हर कोई उसे देख रहा था, क्योंकि आज इससे पहले किसी ने उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। मयंक तो जैसे खुद सदमे में था। उसने मिस लोपामुद्रा के प्यारे से चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से में लाल हो गया था और वो सोचने लगा कि क्या वाकई उसे यहाँ आए 2 साल पूरे हो चुके थे। फिर उसे याद आया कि हाँ, वाकई 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी वहीं की वहीं थी। उसकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई थी। वो ये जानकर बहुत हैरान था कि मिस लोपामुद्रा, जिसे सब खूबसूरती की देवी कहते थे, वो पहले ही दिन से उस पर नजर रखे हुए थी। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के दिन से मिस लोपामुद्रा की नजर उस पर थी। ये सोचते ही वो थोड़ा सा खुश हो गया। इधर गुस्से में बहुत कुछ बोल चुकने के बाद लोपामुद्रा जब शांत हुई तो उसने अपने सामने खड़े लड़के को ध्यान से देखा। लड़का हैंडसम था और उसकी आंखें गहरी और सुंदर थी। 17 साल की नाजुक उम्र में भी ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। तो जाहिर सी बात थी कि बड़ा होने पर वो एक बहुत डैशिंग आदमी बनने वाला था। इस लड़के के चेहरे पर
इस वक्त हल्की सी उदासी नजर आ रही थी। लोपामुद्रा को लगा कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही डांट फटकार दिया। वो खुद से सवाल करने लगी कि कहीं वो बहुत ज्यादा रूड तो नहीं हो गई। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने मयंक से कहा, इस साल के यूनिवर्सिटी के क्वार्टर फाइनल एग्जाम्स में अभी पूरा 1 महीना बाकी है। अगर तुम उसमें भी फेल हो गए तो कोई भी तुम्हें सस्पेंड होने से बचा नहीं पाएगा। यूनिवर्सिटी तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देगी। तुमने अपनी पढ़ाई को, अपने फ्यूचर को मजाक समझ रखा है ना? पूरी की पूरी क्लास सांस रोके इन दोनों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी मयंक के साथ अपनी बर्दाश्त की सीमा पार कर चुकी थी और अब उसके बारे में कोई न कोई फैसला लेने वाली थी। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या यूनिवर्सिटी से वाकई मयंक को निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में एक अलग ही केस होगा, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी से सस्पेंड होना इतना आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट पर बहुत मेहनत करती है और तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ती जब तक वो किसी से बिल्कुल ही नाउम्मीद ना हो जाए। तभी कमरे के बिल्कुल पीछे से एक स्टूडेंट बोला, अगर मयंक को यहाँ से निकाल दिया तो मैं भी चला जाऊंगा। ये मयंक का अच्छा दोस्त कौस्तुभ था, जिसने सपाट लहजे में अपनी बात कह डाली। क्लास के कई बच्चों ने कौस्तुभ की तरफ देखा और कुछ लोगों ने जेलस फील किया और वहीं कुछ लोगों को यह देखकर अच्छा लगा कि वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मिस लोपामुद्रा ने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि कौस्तुभ को अगले साल के क्वार्टरली एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। वो यूनिवर्सिटी के बैटल हाउस में वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग लेगा या फिर लॉजिक एंड रीजनिंग को डेवलप करने का स्किल भी चुन सकता है। उसका फ्यूचर तुम जैसे लूजर के साथ स्टक नहीं किया जा सकता मयंक। तुम केवल एक भारी पत्थर की तरह उसके पैरों में बंध जाओगे और उसे डुबो डालोगे। इतना कहकर मिस लोपामुद्रा ने मयंक के चेहरे पर एक तरस से भरी नजर डाली, क्योंकि इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के रास्ते अलग अलग होना अब तय था। मयंक को बुरा लगा और फिर भी उसने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लेकर मिस लोपामुद्रा से पूछा, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं कौस्तुभ के पैरों में बंधे हुए वजन की तरह हूँ, जो उसकी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनेगा? मिस लोपामुद्रा कुछ कहती उससे पहले ही कौस्तुभ पीछे से खड़ा हुआ और चिल्लाकर मिस लोपामुद्रा से बोला, आप चुप हो जाइए, लड़की है तो कुछ भी बोलेंगी क्या? कौस्तुभ की आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थीं और उसे देखकर लग रहा था कि अगर उसका बस चला तो इस वक्त वो मिस लोपामुद्रा को खंजर भी मार सकता था। मयंक ने बिना पीछे मुड़े उससे कहा, बैठ जा यार। और कौस्तुभ ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी सीट पकड़ ली। क्लास में कई स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे मयंक के वर्ड्स कौस्तुभ के लिए फाइनल वर्ड्स थे। तभी मयंक ने मिस लोपामुद्रा से कहा, मिस, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ऑफिशियली इस साल के क्वार्टरली एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करूंगा। क्लास के पीछे बैठे कौस्तुभ की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली 2 साल के बाद मयंक अपनी लाइफ को सीरियसली लेने वाला था। यूनिवर्सिटी के पिछले 2 सालों के दौरान हर कोई कौस्तुभ की असाधारण प्रतिभा के बारे में जान गया था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और साथ ही मार्शल आर्ट्स में भी उसका कोई सानी नहीं था। मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ वो केमिस्ट्री और आर्ट्स में भी उतना ही अच्छा था। उसकी नॉलेज का लेवल यूनिवर्सिटी के कई सीनियर लेक्चरर्स की टक्कर का था। वो मयंक का इकलौता दोस्त था और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फॉर्मूलाज और इक्वेशंस को आसानी से समझ लेता था और सॉल्व भी कर लेता था। लेकिन फिर भी मयंक को समझना इतना आसान कहाँ था? क्या मयंक चैलेंज को पूरा कर पाएगा या उसे झेलनी होगी इंसल्ट? जानने के लिए सुनते रहिए